Hello friends, welcome to this new episode of Youth Aspire। इस एपिसोड में इसके पहले के दो एपिसोड्स में जैसे उपनिषद के ऊपर व्याख्यान दिया, इस एपिसोड्स में मेरी इच्छा हुई कि उन उपनिषदों के ज्ञान को क्या वर्तमान युग में जो साइंस है, साइकोलॉजी है या फिर एजुकेशन सिस्टम है, इनके साथ में यदि उस ज्ञान को रख के देखा जाए और उपनिषदों में पढ़े ज्ञानों में और आज के साइंस में कहीं कोई रिलेशंस बैठता है क्या? क्या उपनिषद केवल एक दर्शन है कि एक साइंटिफिक पेपर भी है? क्या उपनिषद रचने वाले जिन्होंने उपनिषदों को अनुभव किया अपने मन में, ऋषि मुनियों ने, क्या उन्हें साइंस और फिजिकलिटी, मेंटल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में जानकारी थी? 4000-5000 साल पहले विकिपीडिया में कुछ एक इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, पर वो सारे इंफॉर्मेशंस जो है बनाने वाले ही अभी के हैं, तो उसके इंफॉर्मेशन पे मैं नहीं जाता हूं। फिर भी एक 4000-5000-6000 साल पहले लिखे गए उपनिषद जो पहले तो श्रुति के हिसाब से आते थे, बाद में उनको लिखा गया, लेकिन इनमें क्या साइंस होता था? ये उस समय की बात है जब आधा भूभाग यानी पृथ्वी का आधा भूभाग में जो जनसंख्या था उसे संख्या भी लिखनी नहीं आती थी, यानी जीरो का आविष्कार भी नहीं हुआ था, संख्या का आविष्कार भी नहीं हुआ था और साइंस में एकदम जीरो थे। ये उस समय की बात है। उस समय के योग ऋषियों ने अपनी कथाओं में यानी अपने ज्ञान के इस अद्भुत भंडार में क्या क्या लिखा, कुछ एक पॉइंट्स को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए ये साइंटिफिक नजरिए से, साइकोलॉजिकल नजरिए से ये हेल्पफुल हो सकता है। मेरे पिछले व्याख्यान में जिसमें इस उपनिषद के बारे में यानी कि ध्यान बिंदु उपनिषद के बारे में बहुत ही गहरी चर्चा की गई थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया था, बट आज फिर से हाईलाइट करके आपको बताना चाहता हूं कि साइंस के साथ में उसका कोई लेना देना है कि नहीं है। पहला जो है वो एटम के बारे में। ये जो है चौथा नंबर उपनिषद का ये चौथा मंत्र है, जिसमें बाल के समान यानी बालग्र शत सहस्त्र तस्य भागस्य भागिनः, इस मंत्र में ये लिखा हुआ है कि बाल के नोक के समान यदि किसी वस्तु को 1,00,000 बार यदि उसे विभक्त किया जाए तो उसमें हमारी चेतना दिखती है, यानी जीव चेतना दिखती है, और उसके एक भाग को यदि 1,00,000 भाग से वापस से डिवाइड किया जाए तो उसमें ईश्वरीय चेतना दिखती है, और उसके एक पार्ट को यदि 50,000 भाग में किया जाए तो वो परम परमेश्वर की चेतना में शामिल हो जाती है। यानी परम परमेश्वर की चेतना कितनी सटलेस्ट फॉर्म में है वो यहां पे बताया गया है। देखिए, उपनिषद में सारी चीजें कॉन्शियसनेस यानी चेतना के ऊपर में रख के कही गई है। इसमें जो आगे भी जो उपनिषद के बारे में बताऊंगा, चेतना के बारे में बताऊंगा, और मटेरियल्स और ये सब चीज जितनी भी है ये सारी चेतना के अंदर में ही आती है। एटम का जो डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एटम इज अबाउट 1 crore टाइम्स स्मॉलर देन अ ग्रेन ऑफ सैंड। यदि आप कैलकुलेशन करें तो एटम न्यूक्लियस के बराबर का ये कैलकुलेशन आ जाएगा। यदि आप कैलकुलेशन करें, यदि एटम का यदि कैलकुलेशन करें 5,000 साल पहले, 7,000 साल पहले, जब लोगों को गिनती भी ठीक से नहीं आती थी, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिनको अभी इंप्रूव किया गया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सारे टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट जो कि मैन मेड रिलीजन्स के जो टेक्स्ट थे या जो एक पर्टिकुलर कल्ट के टेक्स्ट थे, ये नंबर्ड वाइज भी नहीं थी, सीरियल वाइज भी नहीं थे, क्योंकि नंबर के बारे में उनको आइडिया नहीं था। यदि इस बारे में आपको और भी जानना हो तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को भी देख सकते हैं जिसमें इनको नंबर के बारे में भी आइडिया नहीं है। वहां पे आपके ऋषि मुनि उपनिषद में एटम की तरह ही सोच को आपके सामने दर्शाते हैं, यानी एटॉमिक सोच को
जो आज एटॉमिक का खोज को एटम बम बने लगभग 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसका परीक्षण और इसके बारे में शोध जो है वो 1910-20 ईस्वी से ही शुरू हो गई थी। यानी लगभग 100-125 साल पहले यदि आप जाए तो लोगों ने एटम के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, बाद में न्यूट्रॉन प्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में उन्होंने जाना। लेकिन वास्तव में यदि ऋषि मुनियों ने उसको गहराई के साथ कहीं देखा है तो वो चेतना में देखा है, और चेतना को बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से उसको उन्होंने जस्टिफाई किया, या उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया है। तो एटम का एग्जाम्पल देके ही हमारे सुपर कॉन्शियसनेस यानी कॉन्शियसनेस को उन्होंने जोड़ा है। तो ये पहला चीज जो साइंस के लिए मेरे को लगा कि मेरे को ये चीज बताना चाहिए। सेकंड चीज जो साइंस में लिखा हुआ है, यदि साइंस में बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं बेस्ड ऑन योगा, और उसमें यह पाया गया है कि मानव शरीर के अंदर में हजारों नाड़ियां होती है, यानी एनर्जी चैनल्स होते हैं। और ये जो एनर्जी चैनल्स होते हैं ये लोअर एब्डोमेन नेवल एरिया के पास से ही जाते हैं। और इसी बारे में जो उपनिषदों में जो लिखा गया है उसमें यदि आप 50 नंबर 51 नंबर देखते हैं तो तावजीवो भ्रमत्व एवं यावत्व विदंती उर्ध्व, तो ये कांदो यानी कि नाभि और मूलधारा चक्र के बीच में पक्षी के अंडा के समान एक स्थान होता है, यानी नाभि है, ये नाभि है, ये नाभि है, ये नाभि है, और उसमें एक अंडे के समान स्थान होता है जहां से बहुत सारी शरीर को चलाने के लिए, मानसिक बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चैनल्स निकलती है, जिसमें 72,000 नाड़ियों को ऋषि मुनियों ने आइडेंटिफाई किया था, जिसके अंदर में 10-1 नाड़ियों का मुख्य रूप से मेजर रोल्स होता है जिनको उन्होंने री आइडेंटिफाई किया था। उसके बारे में हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज के युग में भी ये इस बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई है, और इस एरिया को यानी एब्डोमेन एरिया के नीचे वाले हिस्से को एक इंपॉर्टेंट जंक्चर माना गया है एनर्जी चैनल्स के लिए। तो साइंटिफिक नजर से ये एक बहुत ही बड़ा, फिजिकलिटी के लिए एक बहुत बड़ा चीज है, जो आज से 5-6 हजार साल पहले उपनिषदों में इसे लिखा गया। और भी एक साइंटिफिक चीज है जो मुझे लगता है कि उस समय के लोगों के पास में तो ये ख्याल आता ही नहीं होगा। इस बारे में मैंने पुराने व्याख्यान में भी लिखा था, हमसा अजपा जप के बारे में। लेकिन आज में यदि साइंटिफिक वे में यदि अपने जाते हैं तो आज के व्यक्ति यानी आज का मनुष्य 12 से 20 बार ऑन एन एवरेज ब्रीदिंग करता है पर मिनट। और यदि अपने ये देखे तो 17,000 से 30,000 होता है। यदि अपने एक 15,000 का, यदि अपने 15,000 का एक एवरेज माने, 15,000 का, सॉरी 15 का यदि अपने एवरेज माने, तो यदि 15 टाइम्स पर मिनट का एक एवरेज माने, तो इन्होंने जो मेंशनिंग किया है 21,600, वी आर क्लोज टू दैट। यानी आज से 5,000 साल पहले ही इंसान का जो ब्रीदिंग टेक्निक है, ब्रीदिंग पैटर्न है, ब्रीदिंग की जो संख्या है, ब्रीदिंग का जो रेट है, वो किस तरह है, और एक योगिन का किस तरह होना चाहिए, कितना संतुलित होना चाहिए, इस बात का ज्ञान ऋषि मुनियों को हजारों हजार साल पहले मौजूद था।
और आज के साइंस में ब्रीदिंग के बारे में आप कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी भी इसके बहुतेरे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि कितना ब्रीदिंग रेट होना चाहिए, कितना से कम होना चाहिए, रेस्टिंग ब्रीदिंग रेट क्या होना चाहिए, रनिंग ब्रीदिंग रेट क्या होना चाहिए। लेकिन एक योगिन का 21,600 का जो पॉइंट उन्होंने दे के रखा है, मोर और लेस आप देखेंगे तो उसी के आसपास ये सारी चीजें घूमती है। और ये जो है ये योगिन का एक योगी का जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न को हमसा जप के माध्यम से बताया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जंक्चर है जहां पे साइंस कम्युनिटी से हम जुड़ते हैं। खेचरी मुद्रा के बारे में मैंने अपने दोनों व्याख्यानों में आपको बताया था। खेचरी मुद्रा के बारे में कि टंग को अपोजिट डायरेक्शन में श्वास होल्स के पास में ले जाने की प्रक्रिया को एक मोटे तौर पे खेचरी मुद्रा बोलते हैं। खेचरी मुद्रा के ऊपर में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, क्योंकि योग के ऊपर में, आसनास के ऊपर में बहुत सारे लगातार रिसर्च हो रहे हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। और उसमें लिखा गया है कि द प्रैक्टिस ऑफ खेचरी मुद्रा exerts a controlling influence upon the network of endocrine glands। endocrine glands के बारे में, चक्र के बारे में इसी चैनल पे बहुत ही एक गहरा विषय पे, यानी साइंस ऑफ चक्रास के ऊपर मैंने एक वीडियो आज से करीब 3-4 साल पहले बनाई थी, जो इस चैनल पे उपलब्ध है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसका डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो रिसर्च हुआ है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और जो ह्यूमन सिक्रीशंस है उसे भी कंट्रोल करता है। इन अदर वे यदि हम लोग करें तो ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल डिस्चार्ज को भी, यानी सीमेन डिस्चार्ज को भी खेचरी मुद्रा प्रभावित करता है या फिर उसे रोकने या उसे रिटेंशन का कैपेसिटी को बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू हठ योगा, yogic practices like खेचरी मुद्रा can help practitioners control semen and stop its discharge during sexual intercourse। खेचरी मुद्रा is a हठ yoga practice that involves curling the tongue back, यानी अपने जीवा को उल्टी दिशा पे ऊपर की तरफ into the mouth palates की तरफ ले जाने until it reaches the nasal cavity। हमारी जो nasal cavity अंदर में होती है वहां तक ले जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं द गोल इज टू सील बिंदु एनर्जी। बिंदु का यहां पे मतलब जो है, ध्यान बिंदु का मतलब यहां पे है सीमेन से। टू प्रिवेंट इट्स लॉस। और इसमें इस बात के का क्लैरिटी के साथ में लिखा हुआ है कि यदि सीमेन लॉस नहीं हो रहा है, यदि आप खेचरी मुद्रा कर रहे हैं तो सीमेन लॉस नहीं हो रहा है, आप अपना युवापन, आप अपना यूथ, आप अपना माइंड का बैलेंस, आप अपना योगिक पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं, आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इस बात की शिक्षा हमें आज से हजारों साल पहले की इस उपनिषद में मिल जाती है, जो कि बेसिकली साइंस, फिजिकलिटीज, बायोलॉजी, ये सारी बायोलॉजी सब चीज में आ जाता है कि किस तरह सीमेन कंट्रोल खेचरी मुद्रा के माध्यम से किया जा सकता है। आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे योगी हैं जिन्होंने बहुत तरीके के मेथड्स बताए हैं योग करने के, आई मीन ध्यान करने के, जिसमें मुख्य रूप से क्रिया योग और एक और योग है जिसका नाम ध्यान में मुझे नहीं आ रहा है अभी, कायाकल्प योग। इसके अलावा भी बहुत सारे जो बड़े बड़े गुरुओं का सबका अपना अपना होता है। इसमें मोर और लेस जितनी भी चीजें बताई गई है वो इन उपनिषदों के ज्ञान से ही बताया गया है। और सीमेन रिटेंशन का जो ये चीज आज से 6000 साल पहले जो चीज मिला, उसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो सोशियोलॉजी के बेसिस पे या फिर साइंस के बेसिस पे भी हम इस उपनिषद को कोरिलेट इजीली कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा में एक मुझे खोजने पे एक
रिसर्च रिपोर्ट तो नहीं मिला, बट एक फोटो मिला जिसमें एक्सरे रिपोर्ट है 1963 का, शायद कोई योगा इंस्टीट्यूट ने इसे करवाया है, और इसमें यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि खेचरी मुद्रा करने से पहले और खेचरी मुद्रा करने के बाद में फिजिकल लेवल पे बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं, जो कि शरीर को यंग रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी साइंटिफिक एक वैलिडेशंस मिलता है हमें, एक साइंटिफिक प्रूफ मिलता है कि खेचरी मुद्रा के बारे में, जिसके बारे में हजारों हजारों साल पहले लिखे गए। बहुत सारी ऐसी वीडियो बन रही है यूट्यूब में, जहां पे अंधविश्वास के ऊपर में अंधमूलन और ये सब बहुत तरीके की वो वेद का साइंस को लेके एक हास्यास्पद वीडियो भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है। लेकिन उसको बनाने या सुनने से पहले कम से कम जो भी ज्ञान यहाँ पे लिखा है, कम से कम उसे तो जान लेवे उसके बाद में, क्योंकि ये तो साइंस है, इसके ऊपर का एप्लीकेशंस आप जितना चाहे आप बना सकते हैं, लेकिन बेसिक साइंस आपको इसमें या बेसिक सोशियोलॉजी आपको इसमें मिल जाती है। तो तीसरा है कि पिंक, रेड, ब्राउन, कहने का मतलब है सीमेंट का भी कलर होता है। सीमेंट का कलर यानी होता ही है, बट सीमेंट का मोर देन वन कलर होता है, जो कि बिंदु का मतलब सीमेंट से है। द्विविधो यानी द्वि मीन्स दो, यानी दो तरीके के होते हैं। और यहाँ पे शशि यानी कि चंद्रमा, बिंदु शिवो यानी शिव, रज मीन्स रजोगुण, और शक्ति, रजो और शक्ति, यानी दो रूप में इसको बोला गया है। एक लाल रंग का बोला गया है और जो कि लिंग में होता है, और एक व्हाइट कलर का होता है जो कि ऊपर की तरफ शशि के रूप में ऊपर की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ विराजमान होता है, और जिसे शिवो और शक्ति के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे भी यदि हम लोग इसको फिजिकलिटी के रूप में भी हम लोग देखते हैं, तो सीमेंट के कलर्स के बारे में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो दर्शन दिया गया है साइंस का, फिजिकलिटी जो फिजिकल लेवल पे जो साइंस का जो भी परीक्षण है वो इनके हिसाब से है। काफी समय लगेगा साइंस को शायद इनके हिसाब से आने के लिए, लेकिन फिर भी शुरुआत तो हो ही गई है, तो वो भी एक साइंस के हिसाब से भी इस चीज को मैंने बताया है। ह्यूमन बॉडी के अंदर में बहुत सारे ह्यूमन पोर्स होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, रोम कूपेशु संस्थिता, तो ये जो रोम होते हैं, रोम कूप होते हैं, यानी कि हेयर ये हेयर जो होते हैं, ये इसके बारे में इस उपनिषद के इस हिस्से में बोला गया है। और ये भी बोला गया है कि हमारे शरीर में कितने हेयर कूप होते हैं। और अभी जो रिसर्च चल रहा है, यदि आप रिसर्च में भी देखेंगे तो लगभग के लगभग आपको 50 लाख टू 1 करोड़ आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ये भी मोर और लेस आपको एक रिसर्च के हिसाब से, एक ऋषि मुनियों की का वो ज्ञान कि भाई इतने रोमकूप होते हैं, और आज के साइंटिफिक वैलिडेशंस की रोशनी में देखते हैं तो वो भी हम लोगों को समानता मिलती है। हालांकि इसमें वो एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, शिव शक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एकदम बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों के लेवल में बहुत फर्क है, पर उन्होंने फिजिकलिटी में भी बताया कि रोमकूप होते हैं और कितने नंबर ऑफ रोमकूप होते हैं, इस बारे में भी उन्होंने वर्णन किया, जो कि आज के साइंस के हिसाब से भी है। और एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, जो कि मैंने पुराने अपने वीडियो में इस बारे में बताया था कि मन के अंदर जो चित्त होता है, यानी जीवात्मा जो होती है, वो हृदय के जिस भाग पे बैठती है, इंसान का बात व्यवहार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब उस हिसाब से होता है। बकायदा पूरा एक चार्ट बनाया है मैंने इस उपनिषद में, इसको पूरा चार्ट की तरह बताया गया है कि 8 दिशा में कौन से दिशा में बैठने से कौन सा व्यक्ति का आचरण किस तरह का होगा। ये एकदम एब्सोल्यूट साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट साइकोलॉजी है ये। तो ये साइकोलॉजी के ऊपर में भी ये बहुत ही अद्वितीय ज्ञान हमें इस उपनिषद के माध्यम से मिलता है, जो कि कहीं और अवेलेबल नहीं है। ये अद्भुत है और अद्वितीय है। तो बेसिकली इस
छोटे से एपिसोड को करने का मेरा मकसद ये था कि मैंने जो इसके पहले जो 2 उपनिषद के ऊपर व्याख्यान दिए थे, दूसरे उपनिषद में मुझे बहुत सारे साइंटिफिक वैलिडेशंस और बहुत सारे ऐसे मिले जो आज के लेवल के व्यवहार पे भी वो बैठते हैं, ठीक बैठते हैं। तो दर्शन के साथ साथ में ये फिजिकलिटी और मेंटल लेवल पे, यानी फिजिकल एट्रीब्यूट्स और मेंटल एट्रीब्यूट्स में भी एकदम ठीक ठाक बैठते हैं। तो ये अद्भुत नॉलेज है जो हमारे ऋषि मुनियों के पास में था। आगे के आने वाले उपनिषद के व्याख्यानों में मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आज के रिलेशंस में जो रिसर्च जितने भी हुए हैं उनको जोड़ के ही आपको व्याख्यान दूं, ताकि आपका क्लैरिटी उपनिषद के बारे में और क्लियर हो सके। जरूरी नहीं है कि उपनिषद में लिखे गए सारे दर्शनों को आपको समझ के उसी हिसाब से चलना है, बल्कि ज्ञान को अर्जन करते हुए, क्योंकि ज्ञान का मार्ग भी तो कठिन बताया गया है इसमें। तो ज्ञान के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए इन वीडियो में यदि आप देख रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, कोई भी तरह का सवाल उठ रहा है, साइंस के साथ में इसे जोड़ के देख रहा हूं तो भी कोई सवाल यदि उठ रहा है, सोशियोलॉजी या फिजियोलॉजी के ऊपर में मैं इसे जोड़ के देख रहा हूं, उसके ऊपर भी आपके सवाल उठ रहा है, तो आप कृपया करके कमेंट करें, आप मेल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या त्रुटि है या क्या चीज इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज है जो इसमें छूट गई हो, ऐसा कोई पॉइंट हो जो कि और इलाबोरेट करके बताया जा सकता था, तो मैं वो भी कोशिश करूंगा कि अन्य वीडियो में इसको लाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही, बस इतना ही बोलना था कि उपनिषद में जो अद्भुत ज्ञान है वो ज्ञान को आज के साइंस के पैरामीटर्स में जब हम लोग देखते हैं तो उनके दर्शन में भी साइंस, यानी ऋषि मुनियों का साइंस उस समय भी मजबूत था। ऋषि मुनियों के पास में बेसिक साइंस से लेके एडवांस साइंस सब मौजूद था। फिजियोलॉजी से लेके साइकोलॉजी के ऊपर में उनका गहरा अध्ययन था, और उसी आधार पर उपनिषद जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई है। और आई एम वेरी प्राउड कि मैं ऐसे सेशंस को अपने YouTube वीडियो पे डाल पा रहा हूं, जो कि दुर्लभ ज्ञान है, जो हमारे पढ़ाई के कोर्सों में तो नहीं होता है। हमारे लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन उपनिषद का एक शब्द भी नहीं जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश है, ना तो श्रीमद् भगवत गीता जानते हैं, ना कुछ भी जानते हैं। लेकिन ये प्योर साइंस, प्योर फिजियोलॉजी के ऊपर में यदि आप रिसर्च भी कर रहे हैं तो भी ये बड़ा हेल्पफुल है। यानी ये ज्ञान ऐसा है, हर तरफ से आपके लिए केवल बेहतरी है। थैंक यू सो मच।